पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज क्या कहें और क्या न कहें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम अपने दर्शकों को, बिहार के लोगों को यह कह दें कि अब शाम ढलने के पहले आप घरों में कैद हो जाएं? यह कह दें कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं रह गया है? जिस तरीके से कल रात बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की पटना में हत्या कर दी गई, वह दिल दहला देने वाला है, वह भयभीत कर देने वाला है। और उसके पहले सिवान में किस तरीके का संहार हुआ। और हैरत की बात यह है कि पुलिस का जो रिस्पांस सिस्टम है वह इस कदर लचर दिखा कि पूछिए मत। देखिए, कांग्रेस कह रही है बिहार में गुंडा राज आ गया, आरजेडी वाले पहले से कह रहे हैं बिहार में महाजंगल राज आ गया, लेकिन अब तो स्थिति भय पैदा कर रही है, क्योंकि पुलिस नहीं दिखाई पड़ रही है। पुलिस सच में हेलमेट चेकिंग के लिए दिखाई पड़ रही है, पुलिस एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिखाई पड़ रही है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट देखने के लिए दिखाई पड़ रही है, लेकिन हथियार लेकर जा रहे अपराधियों को दबोचने के लिए दिखाई नहीं पड़ रही है। इससे बड़ी गंदी बात क्या होगी कि गांधी मैदान थाना के बिल्कुल समीप एक अकेला अपराधी बिहार के बड़े बिजनेसमैन को मार देने की हिमाकत कर रहा है और आसानी से भाग जाता है। देखिए, अब तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी, एलजेपीआर के सांसद हैं राजेश वर्मा, उन्होंने कह दिया गोपाल खेमका की हत्या के बाद कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिहार में कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है और ऐसे में न इंडस्ट्री लगेगी न व्यापार बढ़ेगा। देखिए, आज कहना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कहा जाता है कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद की स्थितियों और सिवान में जो आपराधिक वारदात हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था। विज्ञप्ति आ गई, कोई तस्वीर नहीं आई। समझ सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बस में कुछ भी नहीं रह गया है? कुछ भी नहीं रह गया है। बिहार के लोग शाम होने के पहले नीतीश कुमार जो कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था वैसी ही स्थिति हो गई है। और आपको याद होगा अजीत जी, रुपेश सिंह हत्याकांड, इंडिगो के पटना एयरपोर्ट मैनेजर, ठीक ऐसे ही उन्हें घर के, जब वह अपार्टमेंट में प्रवेश करना चाह रहे थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। और जांच क्या होती है, उसके अपराधी भी जिसे आपने गिरफ्तार किए थे वह कोर्ट से बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि जिन हथियारों की जब्ती आपने दिखाई थी वह हथियार आपने कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 2018 में हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में शामिल जिस अपराधी को आपने गिरफ्तार किया था वह भी अब मारा जा चुका है। वह गिरफ्तारी के बाद कहता था, नाम था मस्तू वर्मा, वह पहले पटना पुलिस का शूटर हुआ करता था, एसटीएफ में काम करता था। तो वह कहता था कि बदले हुए निजाम में, मतलब पुलिस प्रशासन का निजाम, उसे इस कांड में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, मैं इस कांड में शामिल नहीं हूं। और अब जिस तरीके से पहले 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या और अब 2024 में, 2025 में पिता गोपाल खेमका की हत्या, यह तो बात प्रमाणित हो रही है कि देखिए यह सीरियल किलिंग है और कोई दुश्मनी है जो खत्म नहीं हो रही है। हमने रिस्पांस सिस्टम की बात की। देखिए, रिस्पांस सिस्टम ऐसा है कि 11 बजे से 11:30 बजे रात में, इस समय के बीच में हत्या होती है और किसी को खबर नहीं लगती है। जब तक रात के 1 बजे के करीब मैं पोस्ट नहीं करता हूं, मुझे अपने सूत्रों से मालूम होती है, न पटना के खबर नवीस जानते हैं न पुलिस वाले जानते हैं, जबकि 300 कदम की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि थाना इतना करीब है कि यदि मोटरसाइकिल का जो क्या कहते हैं साइलेंसर, मोटरसाइकिल का साइलेंसर यदि तेज आवाज निकालने लगे तो वह भी आवाज सुनाई पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट जज पास भी रहते हैं, जिसमें पहले सीनियर एसपी रहते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बगल में है, सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती है। और ऐसी व्यवस्था कि एक अपराधी, क्या क्या स्थिति रह गई है, क्या स्थिति रह गई है दीदी।
कुछ कहने को नहीं है। 2005 से पहले जैसा होता था वैसा ही हो रहा है। देखिए, गोपाल खेमका की हत्या के बाद बीआईए का एक शिष्टमंडल बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचा, पटेल भवन पहुंचा। वहां कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने स्वीकार किया कि दारूबंदी और बालू ने उनके थानेदारों को खरीद रखा है और थानेदार बेलगाम हो गए हैं, वह किसी की सुनते नहीं है। और यह स्पष्ट हुआ गोपाल खेमका की हत्या के बाद, 2 घंटे के बाद जब हम खबर पोस्ट करते हैं तो पुलिस जाती है। ऐसी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में कुछ बचा है क्या भय के अलावा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये इसमें 2-3 पहलू समझ में आ रहे हैं। एक तो बहुत ही दुखद घटना है, अब उनके परिवार के साथ हम लोगों की संवेदनाएं हैं। पहले बेटे की हत्या हुई, फिर पिता की हत्या हुई, और हमने जो तस्वीरें देखी है उनके भाई जिस अंदाज में बातें कर रहे थे, वो हृदय विदारक था। उनकी बातें सुनना अपने आप में एक शर्मिंदा करने वाला अनुभव था कि हम लोग बिहार के लोग हैं और हम लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था बहाल हो गई है, अपराधियों में किसी तरह का भय हो गया। तो वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। आज अभी चुनाव 4 महीने बाकी हैं और हम लोग राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार बड़े राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक है और तमाम भर रहे हैं, या वो जो वोटर लिस्ट को लेकर के जो पुनरीक्षण का काम चल रही है, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज हम लोग कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। और ये कितना खराब लग रहा होगा अजीत जी, कितना खराब लग रहा होगा। गांधी मैदान के एक किनारे पर गोपाल खेमका का अपार्टमेंट, वहां मातम, और दूसरे किनारे पर बापू सभागार में राष्ट्रीय कार्य समिति, वहां राजद जिंदाबाद। ठीक है, देखिए कैसी विषम स्थिति है। और कल उसी गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ लगेगा, सनातन महाकुंभ लगेगा। क्या स्थिति हो गई, क्या स्थिति हो गई। और विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है, वह कह रहे हैं अब कोई अपराधी नहीं बचेगा। उन्होंने पोस्ट किया है गोपाल खेमका के घर जाने के बाद, राजनीतिक या कानूनी ढाल नहीं, अब किसी के लिए नहीं। इसका मतलब क्या, अब तक किसी को राजनीतिक या कानूनी ढाल मिला हुआ था? और कितनी बार हम सुन चुके कि बुलडोजर चलेगा, माफिया मारा जाएगा, अपराधी मारा जाएगा। केवल कहने से होगा? लोग उदाहरण दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मॉडल बता रहे हैं। ये क्या तमाशा हो गया है दीदी? तो वो मतलब इतने राजनीतिक घटनाक्रम, और ये चुनाव के टाइम में हम लोग आज कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। एक बड़े व्यापारी की हत्या हुई और हमको लगता है कि 1 महीने के भीतर हम लोग तीसरी बार बिहार के कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि बिहार में क्या स्थिति हो गई है, किस तरह से हालात बदले हैं। तो एक आपने जो बातें कही, उसमें से 2-3 बातें हमको निकल रही हैं जिन पर बारी बारी से हम लोग को बात करना चाहिए। एक तो पुलिसिंग की बात है, सिंपल पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। दूसरी, लॉन्ग टर्म पुलिस की तैयारियों की बात है, पुलिस को सक्षम करने की बात है। तीसरी, जो सरकार है, नीतीश कुमार जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, उनके इकबाल की, उनके शासन प्रशासन की क्षमताओं की बात है। इन तीनों पर बात करनी चाहिए है और हम लोग बारी बारी से उस पर करते हैं बात। जैसे सिंपल पुलिसिंग की अगर बात करें तो बिहार सबसे वर्स्ट पुलिसिंग वाला स्टेट है और ये आंकड़ों से प्रमाणित है। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आंकड़े प्रस्तुत कर दें जो हर बार किए जा रहे हैं। हर हत्याकांड के बाद आंकड़े दिए जा रहे हैं कि बिहार में 1 लाख लोगों पर इतनी हत्याएं हो रही हैं, जबकि दूसरी जगह इतनी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन वो आंकड़े नहीं काम कर रहे हैं। उन आंकड़ों के आधार पर आप बिहार के लोगों को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई दिन नहीं बीत रहा है जब हत्या नहीं हो रही है, पटना शहर में, राजधानी में हत्या नहीं हो रही है, या किसी न किसी हिस्से में नरसंहार नहीं हो रहा है। और ये एक्सीडेंटल क्राइम नहीं है, ये एक्सीडेंटल क्राइम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बिल्कुल, ये प्लान करके कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक कोई ना कोई इसके पीछे गैंग है या कोई ना कोई सुनियोजित व्यवस्था है जिसके तहत इसका शूटर आकर के मार के चला जा रहा है। ये कोई यही हम स्पष्ट करें कि निश्चित तौर पर यह सुपारी किलिंग है, निश्चित तौर पर यह सुपारी किलिंग है। और हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि नीतीश कुमार के दारूबंदी के निर्णय के बाद जो स्थिति पैदा है और जो सूखे नशे का कहर है, बिहार में 1000-2000 रुपए में गोली मारने वाले अपराधी जो सूखे नशे में इस कदर डूबे होते हैं कि वह उपलब्ध हैं, वह किसी की भी हत्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले ने बिहार की विधि व्यवस्था को डुबो कर रखा है। तो सिंपल, मतलब एक तो वही पुलिसिंग वाली बात हो गई जो बहुत ही खराब पुलिसिंग है बिहार की, और ये इस आंकड़ों से किसी तरह से बिहार के लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो हकीकत है वो लोगों के सामने है। और इस पुलिसिंग के पीछे यहाँ 2-1 बातें जो लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको देख करके समझ में आएंगी ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि एक तो पुलिस फोर्स की बहुत ही कमी है बिहार में। आबादी के हिसाब से पुलिस फोर्स बहुत कम है।
और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा अपने डीजीपी को कि 78,000 बहाली करनी है, आप जल्दी से जल्दी बहाली करें। तो वो बहाली नहीं हो रही है। प्रति व्यक्ति, एक सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि प्रति 1 लाख की आबादी पर सबसे कम पुलिस फोर्स बिहार में है। मतलब देश का आंकड़ा जो स्थापित, जो तय किया गया है वो है कि 1 लाख की आबादी पर 197 पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन औसत 155 पुलिसकर्मी का है और बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 81 पुलिसकर्मी है। तो अजीत एक जी सबसे फिर यही रोकते हैं, फिर यही रोकते हैं। है। अजीत जी फिर यही रोकते हैं। आज बार बार रोकना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए 35 साल से मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूं, इसलिए बिहार में जो पुलिस की बहाली होती है, जो जवान होते हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, क्या बिहार के जवानों को कभी आपको देखकर लगता है कि वह पुलिस वाले कहलाने के लायक भी होते हैं? आप उत्तर प्रदेश के जवानों को देखिए, पंजाब के जवानों को देखिए, दिल्ली के जवानों को देखिए, ये बिहार के जवान तो ऐसे होते हैं कि पूछिए मत। क्या पैमाना तय किया गया, किस तरीके की चयन प्रक्रिया है, सब कुछ खत्म है। हाँ बिल्कुल, तो वही उसी पर हम आ रहे थे कि एक तो पहले ही आपके यहाँ जो नेशनल एवरेज है उससे आधी संख्या है पुलिस, मतलब 197 होना चाहिए, 81 है। वो एक तो ऐसी कम है, और जो कम है, जो बहाली है, जो पुलिस वाले हैं, उसमें से भी अधिकतर को आपने लगा रखा है वही जो आपने काम कहा कि वो एक डंडा लेकर के खड़ा है, जिसका काम है हेलमेट चेक करना, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना, वो कहीं कहीं शराब लेके चल रहा है ये चेक करना। मतलब आज हमने पोस्ट देखा, आपने भी शेयर किया है, बड़ी डॉक्टर है उनका पोस्ट, उनके जो खेमका के भाई हैं उनकी बातें हमने सुनी। सब ये कह रहे थे कि आप बिना लाइसेंस के नहीं चल सकते हैं, बिना पोल्यूशन के नहीं चल सकते हैं, बिना हेलमेट के नहीं चल सकते हैं, आपको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आप हथियार लेकर के चल सकते हैं, आपको नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये जो पुलिस फोर्स है हमारी, वो इतनी अक्षम है कि उसको सिर्फ ये सिंपल इन कामों में आपने लगा रखा है। एक तो नंबर्स कम है, उसके बाद आपने इन कामों में लगा रखा है, और तीसरे आपकी सारी बहाली इनकॉम्पिटेंट लोगों की है, जो आपने कहा कि इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, और उनके साथ जो उनकी ट्रेनिंग है वो लगभग जीरो है। उनको किसी तरह से अपराध रोकने की कोई ट्रेनिंग नहीं। हम आते जाते सड़कों पर, हम और अभी हम अजीत जी, जो जवान कदकाठी वाले हैं, जो मानक के अनुरूप हैं, वह नेताओं के अमला और गमला में लग जाते हैं। आप जाइए बिहार की पार्टियों में, ऐसे ऐसे नेता मिलेंगे जो स्वयं आमंत्रित हैं, चाहे पार्टी होटल में हो, चाहे पार्टी किसी बैंक्वेट हॉल में हो, उनके साथ 8-10 कमांडो टाइप के लोग घुसे रहेंगे। बताइए बताइए। वही जो भी अच्छा पुलिस है, अच्छा कदकाठी का जो पुलिस का कर्मचारी जवान है, उसको दे दिया आपने, सिक्योरिटी में लगा दिया नेताओं के, अधिकारियों के, और बाकी लोगों को एकदम वही आप देखिए कि वो ढीली ढाली पैंट, न पहनावा चुस्त दुरुस्त, किसी एंगल से वो नहीं दिखता है एक कि उसको देख करके भय खाएगा कोई अपराधी। शरीफ आदमी तो भयभीत हो जाता है, शरीफ आदमी तो अपनी शराफत में मारा जाता है, उसको है कि ताने पुलिस के चक्कर में कैसे पड़े। और सारी जो चेकिंग है, जो पकड़ा जा रहा है लोगों को, सब रिश्वत लेने के लिए पकड़ा जा रहा है। ये नहीं कि आप बड़ी पुलिसिंग कर रहे हैं, आप हेलमेट के बिना पकड़ लीजिए, उससे 150 रुपए ले लीजिए, ये पुलिसिंग है बिहार में। तो ये इतनी खराब पुलिसिंग की व्यवस्था है बिहार में कि आप इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जो ट्रेंड पुलिस फोर्स होना चाहिए वो बिहार में नहीं। एक तो ये पुलिसिंग की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो सरकार के इकबाल की है, ज्ञानेश्वर जी, जिस पर हम बिल्कुल सरकार के इकबाल की बात करें अजीत जी। इकबाल में परिवर्तन हमने और आपने देखा है। 2005 याद कीजिए, वे ही पुलिस वाले थे जो लालू यादव के जमाने में थे। नीतीश कुमार जब आए, और जब नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद था, तो कैसे अपराध को कम किया गया, कैसे अपराध पर अंकुश पाया गया। तो क्या फिर वही दिन आ गए हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म, अब चेहरा बदलिए, तब जाकर बिहार में कानून व्यवस्था ठीक होगा? बिल्कुल, हम लोग पहले भी ये चर्चा करते थे कि वापस घड़ी की सुई वापस घूम रही है। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है कि लग रहा है कि बिहार 2005 से पहले वाली स्थितियों में जा रहा है, उस तरह की स्थिति। जबकि आज सर्विलेंस के बहुत अच्छे सिस्टम है। आज हम लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे दिख रहा है कि अपराधी एक आकर के गोली चला करके जा रहा है। तो उन दिनों तो 2005 के पहले ऐसा कुछ नहीं था, न सर्विलेंस का सिस्टम था, न पुलिस के पास आधुनिक हथियार थे, न फोन टेप करने की व्यवस्था थी, न सैटेलाइट से आप तस्वीरें निकालने की सुविधा थी। तब क्राइम बढ़ा हुआ था। आज तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आज तो पुलिसिंग बहुत चाक-चौबंद होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो उसके पीछे सरकार का इकबाल खत्म होना है, कम होना नहीं, खत्म होना है। सरकार का इकबाल ऐसा खत्म हो गया। आपने कहा कि तस्वीर नहीं आई, क्यों नहीं तस्वीर आई? आमतौर पर तस्वीरें आती है, मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल बैठक कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें डीजीपी हैं, तमाम एडीजी हैं और तमाम दूसरे बड़े अधिकारी हैं, और गृह मंत्रालय, चूंकि गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री ही है, नीतीश कुमार ही गृह मंत्री है, उनके गृह
मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके साथ तो तस्वीर आनी चाहिए ना। ऐसे भी देश प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए तो एक तस्वीर आनी चाहिए थी ना कि बिल्कुल मुख्यमंत्री देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं, तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं, तो वो तस्वीर नहीं आई तो क्या इससे क्या भरोसा बनेगा लोगों का। और उप मुख्यमंत्री की जो बातें हैं वो तो उन बात का कोई मतलब है कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आप किसको पकड़ रहे हैं, आपका कन्विक्शन रेट क्या है, कितने लोगों को आप पकड़ रहे हैं, आज कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है क्या, आप अपराध करके वो भाग जा रहा है। अगर पुलिस अलर्ट रहती, जो आपने कहा कि 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई, तो वही 2 घंटे तो सबसे क्रूशियल होते हैं अपराधी को पकड़ देने, जब वो कहीं भाग रहा होता है, जब आप हैरत की बात है अजीत जी, हैरत। मैं कल रात इतना निराश था। देखिए करीब 12:48 पर मेडिवर्सल अस्पताल से एक व्यक्ति का फोन और मुझे यह सूचना दी जाती कि गोपाल खेमका का मर्डर हो गया। पुलिस में किसी को जानकारी नहीं, अखबारों में किसी को जानकारी नहीं। हत्या हुए 1 घंटे से अधिक हो गए। मैं फिर रिकन्फर्म करता हूं गोपाल खेमका के जानने वाले लोगों से, तो मालूम होता है घटना तो हो गई है, एक ही गोली मारी गई। देखिए अपराधी किस तरीके से कॉन्फिडेंट था कि एक ही गोली मारेंगे मौत हो जाएगी, और पूरे तौर पर देखिए जो मेडिवर्सल अस्पताल है वहां रात में पटना के बिजनेस क्लास के लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने थाना को खबर किया है, हॉस्पिटल ने नियमानुसार थाना को खबर किया है। कंकड़बाग थाना और गांधी मैदान थाने में इतना समन्वय नहीं है। कंकड़बाग थाना में चूंकि मेडिवर्सल अस्पताल है, वहां डेड बॉडी पहुंची है, 2-4 सिपाही पहुंच गए हैं, लेकिन क्राइम स्पॉट पर कोई नहीं पहुंचा। हाँ? तो और सोचिए नियम क्या कहता है कि डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेगी, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी, कोई लेने वाला नहीं है तो कोई देने वाला भी नहीं। लोग डेड बॉडी लेकर घर चले आते हैं, कोई रास्ते में उनके साथ पुलिस वाला नहीं। लाइव सिटीज का रिपोर्टर जरूर होता है, क्योंकि हम रात में उसे जगा दिए होते हैं अपने क्राइम रिपोर्टर अभिषेक को। तब जब लाश फिर से गांधी मैदान पहुंचती है, कटारू का निवास, तो वहां सिटी एसपी आती है, पप्पू यादव भी पूर्णिया के सांसद सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो ये स्थिति है। सोचिए 2 घंटे के वक्त, 2.5 घंटे के वक्त मजाक। और मैं दावे के साथ करता हूं कि यदि मैं रात को न लिखा होता तो आज सुबह अखबारों में खबर नहीं होती है और पुलिस 2 बजे नहीं सुबह 4 बजे पहुंचती। हाँ, ये वही मतलब एकदम पैथेटिक सिचुएशन है, दयनीय स्थिति है ये पुलिसिंग की। और शुरू का 1-2 घंटा या 10 मिनट 20 मिनट जो वो सबसे क्रूशियल होता है, उस समय अगर अपराधी भागने में कामयाब हो गए, देखिए कितना भी शातिर अपराधी हो, कितना भी ट्रेंड हो, जब वो अपराध करके भागता है तो उसे गलतियों की गुंजाइश रहती है। अगर उसके पीछे पुलिस हो, उसको कहीं नाकाबंदी दिखे, कहीं उसको चेक पोस्ट लगा दिखे, कहीं पुलिस वाले सड़क पर खड़े दिखाई दें, तो वो घबराहट में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है कि उसकी तरफ अटेंशन जाता है, उसको पकड़े जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पटना, राजधानी पटना में कहीं भी पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेक नाका नहीं लगा हुआ था। कहीं बैरिकेडिंग तो हेलमेट के लिए है, बैरिकेडिंग तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए है, बैरिकेडिंग तो दारू देखने के लिए, बैरिकेडिंग अपराधी को देखने के लिए कहाँ है। हाँ, वही है, मतलब कोई पुलिसिंग नहीं है, गश्त नहीं हो रही है, कहीं पुलिस की गाड़ियां नहीं घूम रही हैं, तभी तो वो आराम से निकल गया और कुछ पता नहीं चला। आज सुबह हम देख रहे हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत पुख्ता सुराग मिला है। भाई कैसे सुराग मिला? आप तो घटनास्थल पर ही नहीं पहुंचे 4 घंटे तक, घटना होने के 4 घंटे तक आप घटनास्थल तक नहीं पहुंचे। आप हॉस्पिटल पहुंचने में आपको 2 घंटे लग गए, और आपका जो सोशल मीडिया का पोस्ट है वो देख करके पुलिस जाग रही है या लोग जाग रहे हैं, तो फिर क्या सुराग मिल गया आपको? कैसे सुराग मिल गया? ऐसे ही होता है। ऐसा ही सुराग आपने रुपेश सिंह कांड की अच्छी याद दिलाई कि उसमें भी ऐसे ही सुराग मिला था। आपने 3 लोगों को जाकर पकड़ लिया, आपको भी पता होगा कि आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं या गलत सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और वो सारे लोग छूट गए। आज तक हल नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं मारा। जो एक हेडलाइन दिल्ली में बनी थी कि नो वन किल्ड जेसिका लाल, तो नो वन किल्ड रुपेश सिंह, तो ये स्थिति है कि किसने मारा आज तक पता नहीं चला। और ये आप कह रहे हैं कि हमको सुराग, ये जनता को बरगलाने की बात है कि आपको सुराग मिल गया। ये सब जनता को धोखा देने, आंख में धूल झोंकने की बात है। आप ऐसी हवा में लट चला रहे हैं कि कहीं लग जाए। ये ऐसे पुलिसिंग नहीं होती है ना, ऐसी इन्वेस्टिगेशन होता है हत्याकांड का। अगर आपने क्रूशियल मौके पर, क्रूशियल समय में मौके पर पहुंच करके सबूत नहीं इकट्ठा किए, लोगों से जानकारी नहीं ली, अब जैसा आप बता रहे हैं कि ये एक सीरियल किलिंग की तरह है, गोपाल खेमका के भाई पर भी गोलियां चली थी, उनके बेटे की हत्या हुई, इनकी हत्या हुई, तो ये किस तरह की रंजिश है? कौन लोग सुपारी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी है, कोई रंगदारी का मामला है, इसका पता कौन लगाएगा? क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो जनता के सामने इतना तो स्पष्ट है। देखिए मैं अपने अनुभव से इतना स्पष्ट कर सकता हूं कि जिसकी रंजिश है वह हत्या करने नहीं आया,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सुपारी किलिंग है। तो गुंजन खेमका की भी हत्या हुई, अब गोपाल खेमका की भी हत्या हो गई। गुंजन खेमका की हत्या में जिस शूटर को आपने गिरफ्तार किया था वह भी मारा गया। इसका मतलब पूरा का पूरा सस्पेंस अब भी बरकरार है, पूरा का पूरा सस्पेंस अब भी बरकरार है। कोई सारी कड़ियां खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल सारी कड़ियां कोई खत्म हो गई और किसी को कोई अब अंदाजा नहीं है। सब अंधेरे में अब तीर चलाएंगे कि किसी को लग जाए तो कुछ हम जनता के बीच में अपना फेस सेविंग कर दें। और ये इसलिए हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार फिर वापस लौट के आ रहे हैं, वो बात उधर पूरी नहीं हुई थी कि सरकार का जो इकबाल है, आज ही जैसे आपने फोटो जारी करके लोगों को भरोसा नहीं दिलाया कि हमारा मुख्यमंत्री एक्टिव है, जागरूक है, हमारा मुख्यमंत्री अब सक्रिय हो गया, अब अपराधियों की खैर नहीं। तो ये मैसेज तो नहीं क्या नीतीश कुमार की तस्वीर आती मीटिंग करते हुए, लोगों को एक भरोसा होता। उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया जिसका कोई मतलब नहीं है कि भाई आप किसी को पकड़ोगे तब तो नहीं छोड़ने की बात आएगी, आपसे तो कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं अब किसी को राजनीतिक या कानूनी ढाल नहीं मिलेगा, इसका मतलब अब तक मिल रहा था, इसका मतलब अब तक मिल रहा था। अब तक तो आप यह कहते थे कि लालू यादव के जमाने में अपराधी मुख्यमंत्री निवास में बैठते थे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के निवास में बैठते हैं। तो आखिर ढाल अब नहीं मिलेगा, तो अब तक ढाल कौन दे रहा था, यह जवाब दें। कौन ढाल दे रहा था जिसके लिए आप करें कि अब ढाल नहीं दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे ही मतलब वो भी ऐसी बात है, एक बयान देना था तो आपने एक बयान दे दिया, कोई एक मुझसे भरी बात कहनी थी, उसका कोई मतलब नहीं। इन चीजों गोपाल खेमका की मां कितनी दुखी हैं, सोचिए, पोता चला गया, बेटा चला गया। जब उदय सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने को पहुंचे, साथ में पूर्व विधायक किशोर कुमार थे, उनके सामने ही गोपाल खेमका की मां कह रही थी कि मेरी तो दुआ है कि जितने नेता बिहार के हैं उनके सारे बेटे मर जाएं, तब मालूम होगा कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। बिल्कुल, तो ये तकलीफ हुई। हमने कहा उनके भाई को देख करके ही ऐसी हृदय विदारक वो तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि कितने असहाय हैं लोग, एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, पैसे वाले लोग जो बिहार के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं और आप उनकी सुरक्षा करने में अक्षम है। तो ये फिर वापस वो स्थिति आ रही है ज्ञानेश्वर जी, जब इसी तरह से बिहार से बिजनेसमैन कारोबारियों का पलायन हुआ था और इसी तरह से बिहार से पूंजी का पलायन हुआ था। आज बिहार में जो पूंजी का संकट है, उसके पीछे 1990 की ऐसी ही घटनाएं हैं जब कारोबारी बिहार छोड़ करके चले गए और उनके साथ साथ पूंजी भी चली गई। तो पूंजी का जो संकट है वो तो बिहार की संचित पूंजी जो है, जो वहां का कारोबारी है वो चला जाएगा, उसके साथ पूंजी चली जाएगी और बाहर का कौन व्यक्ति अब पूंजी लगाएगा बिहार में। इस तरह की घटनाएं होंगी अगर इस तरह से बेकसूर आदमी को, जिसके बारे में जो इतना बेखौफ है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख रहा है, इसका मतलब वो कोई 2 नंबर के धंधे में नहीं है, कहीं ये नहीं मान रहे कि हमारी किसी से राइवलरी है, हम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं। बिना सिक्योरिटी गार्ड के, बिना ड्राइवर के, अपनी जितने बड़े वो बिजनेसमैन थे वो भी 4-6 कमांडो रख सकते थे, जरा सा तिकड़म करते तो सरकार से भी गार्ड ले सकते थे। इसके बगैर गार्ड तो मिला ही हुआ था। देखिए, गुंजन खेमका की हत्या के बाद मिला था, लोकसभा चुनाव के वक्त वापस ले लिया गया, उन्होंने फिर से वापस लेने की पैरवी नहीं की और यह उनकी नित्य दिनचर्या थी कि वह रात को बांकीपुर क्लब के प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए, पटना में पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मगध हॉस्पिटल भी गोपाल खेमका ने ही खोला था। इस इतिहास को भी जानिए। वही तो, इतना बड़ा लेजिटिमेट बिजनेसमैन जो किसी दूसरे, आजकल के देखिए, आज जमीन के कारोबारियों को देखिए, शराब के तस्करी करने वालों को देखिए, वो 6-6 गाड़ियों के साथ कमांडो लेकर के घूम रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार लेकर के घूम रहे हैं और इतना बड़ा बिजनेसमैन अकेले घूम रहा है। इसलिए ना कि उनको एक खौफ नहीं था, उनको लग रहा था कि सारी चीजें ठीक है नीतीश कुमार के राज में। उसके बाद जो व्यापारियों की बात हमने सुनी है वो यही कह रहे हैं कि वापस उस राज की बहाली हो रही है और हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे, कि इस माहौल में किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस जगेगा कि हम बिजनेस करें और पूंजी इन्वेस्ट करें। तो एक तो इससे बिहार की जो पूंजी है उसका पलायन होगा और बाहर से पूंजी आने की संभावना नगण्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने देखा बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ और नीतीश कुमार उसमें नहीं गए उस सम्मेलन में, लेकिन अब जाके भी आप क्या कर लेंगे, कौन आएगा बिहार में निवेश करने पैसा। जब इस तरह का माहौल होगा, ये डर फिर एक बार लोगों में बैठ जाएगा कि रंगदारी के लिए रंजिश में कोई सुपारी किलर आकर के हत्या कर जाएगा, तो वो कैसे कोई जाएगा बिजनेस करने। और एक और घटना हम यही याद दिलाते ज्ञानेश्वर जी, आपको तो ध्यान ही होगा, हम तो दिल्ली के अखबारों में पढ़े कि एक मुंबई के कारोबारी को नाम पर बुलाया गया और एयरपोर्ट से ही अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई। एक वैसी और बात हो गई, अभी और बात हो गई, वैसे उसी बात हो रही है कि लोग ल्योर कर रहे हैं, मतलब बिजनेस का लालच दे करके लोगों को बुला रहे हैं और उनको अगवा कर ले रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, रंगदारी मांग नहीं तो उनकी हत्या करते रहे, अगवा करके। को समझिए ना, हम कह रहे हैं जो पटेल मुख्यालय है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है,
नीतीश कुमार पता नहीं किस भरोसे में हैं और कहां जी रहे हैं। वह बीआईए के मंडल को कह रहे हैं कि जो दारूबंदी है उसने बिहार के थानेदारों को खरीद रखा है। तो दारूबंदी से थानेदार बिक गए, थानेदार अपराधियों से मिल गए, थानेदार अपराध हो न हो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत उनको लगता है दारूबंदी से। अरे दारूबंदी के बाद तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में हथियार पहुंच गए हैं और सूखे नशे ने हर मोहल्ले में अपराधी पैदा कर दिए हैं। गोलियां और हथियार तो सरेआम मिल ही रहे हैं। हाँ, तो ये इस दारूबंदी की वजह से 4-5 बिजनेस जो हम लोग पहले भी एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी, और जब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था कि किस तरह से जिलों की और थानों की नीलामी हो रही, उन्होंने खुलकर कहा था, किसी ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया। अगर सरकार के पास वो थी, सरकार के पास हिम्मत होती तो उनके ऊपर इस बात का मुकदमा करती कि आप अवमानना कर रहे हैं। कोई आईपीएस एसोसिएशन भी आगे आकर के उनके ऊपर अवमानना करता कि आप कैसे कह रहे हैं कि जिले बिक रहे हैं और पैसे लेकर के नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये सबने मान लिया है, ये शिष्टाचार हो गया है कि आप पैसे देकर के जाइए जिलों में, सीमावर्ती जिलों में, और उधर से शराब आए, उसके साथ हथियार आए और कोई उसकी निगरानी नहीं है। तो ये भी सरकार का इकबाल कमजोर होना है ज्ञानेश्वर जी। और राजनीतिक रूप से हम लोग बात करते हैं जब भी, तो ये जनरल वहां से रिस्पॉन्स है पटना से कि सब बेलगाम हो गया है, किसी पर कोई लगाम नहीं है, किसी पर कोई अंकुश नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, किसी के ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। सब मनमानी कर रहे हैं, जिसको लूटना है लूट लो, रिश्वत लेनी है ले लो, जो बेचना है बेच दो, तस्करी करानी है कर दो। एक आदमी कोई माई बाप नहीं है। आपने कल माई बाप, हम लोगों ने शिक्षा के संदर्भ में परसों चर्चा की तो ये हुआ था कोई माई बाप नहीं है, लेकिन अब तो पुलिस में और प्रशासन में भी कोई माई बाप नहीं दिख रहा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसी की एक्टिविटी जो है हमको सुनने में नहीं आ रही है। आज जैसे मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई, ये भी कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि इससे कोई उत्साह जगा हो पुलिस फोर्स में या आम आदमी का भरोसा हो। आजकल तो बस ये हो रहा है अजीत जी की मुख्यमंत्री शहर में कहीं निकल जाते हैं, उनकी 2-4 तस्वीरें, कभी चले गए मैरिन ड्राइव पर, कभी अटल पथ पर, और उनकी 2-4 तस्वीरें उन्होंने चल रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की, कभी मेट्रो की ओर चले गए, लेकिन कभी वीडियो बाइट तो होता नहीं है, कभी वो किसी साक्षात्कार में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो स्थिति तो बिल्कुल। और देखिए अब पटना की सड़कों पर देखिए, यह बात सही है, आज भी हम मान रहे हैं कि राइफल की नाल नहीं निकली हुई होती है गाड़ियों से, लेकिन इस तरीके से हूटर बजते हैं शासन और प्रशासन की गाड़ियों में नहीं। ये पूर्व विधायक भी हूटर बजाते हैं, और ठेकेदार भी, बालू वाले भी या दारू वाले भी, कि आप डर के मारे काम जाएंगे। और आपने देखा ही था ना कि बोरिंग रोड में किस तरीके से बिल्कुल पीछे एडीजी लॉ ऑर्डर की गाड़ी थी। अभी तेजस्वी यादव अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग हुई, लूट हुई, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ ना। नहीं हुआ गिरफ्तार। हाँ, तो यही असली चीज तो यही है ना कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और गिरफ्तारी हो गई तो आप कन्विक्शन नहीं करा पा रहे हैं, मुकदमा चला करके आप उनको सजा नहीं दिला पा रहे हैं। तो भय अपराधियों में कैसे होगा? उनको इस बात से बेलगाम है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिसिंग बहुत खराब है। पुलिस के पास कोई खुफिया तंत्र नहीं है कि कोई सूचना निकाल करके हमको गिरफ्तार कर ले। अगर पकड़े भी गए तो हम छूट जाएंगे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेगी। तो ये अगर कन्विक्शन नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो कैसे अपराधियों में खौफ बनेगा? वो तो बेलगाम होकर के करेंगे। और हम लोग जो चर्चा करते हैं, जिनकी बातें करते हैं कि पैशन क्राइम हो रहे हैं या स्पर ऑफ द मोमेंट में जो एक्सीडेंटल क्राइम्स हो रहे हैं, ये उस तरह की घटना तो नहीं है। ये तो इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो बड़े सुपारी गैंग का भी पता चले कि कौन लोग सुपारी लेकर के हत्याएं करा रहे हैं, कौन सुपारी दे रहे हैं, उनको इस सारा नेटवर्क खुलेगा। लेकिन वो आप इन्वेस्टिगेशन करने के आपके पास सलाहियत हो, आपके पास तकनीक हो, आपके पास लोग हो तो आप करेंगे, या फिर आपके ऊपर निगरानी हो, ऐसी सख्ती हो ऊपर से कि आपको पकड़ना ही पकड़ना है तो आप पकड़े। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी किसी का कोई दबाव, कोई लगाम नहीं है। हमको ऐसा नहीं दिख रहा है। और सब आदमी कैसे बेलगाम है। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है बीजेपी के एक विधायक का, कि किसी ने नाली की शिकायत की तो गाड़ी में से गाली देते हुए उतर रहे हैं, कि उसकी माँ बहन की गालियां देते हुए। तो किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं दिख रहा है। कौन जिम्मा लेगा किस चीज का? ये सारी घटना होगा। और अपोजिशन को तो राजनीति करनी है, अपोजिशन को आप राजनीति करने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भी जब तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी कह दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, ऐसे में व्यापार नहीं बढ़ेगा। और एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा ने कहा है, तो निश्चित तौर पर देखिए आज रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई जा रही है, तो चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा का वक्तव्य निश्चित तौर पर चिराग पासवान की सहमति से ही होगा। हुआ होगा। और उनसे इसलिए बयान करवाया वो कि वो खुद ही एक बिजनेसमैन है,
एक जी, अच्छे बिल्कुल। बिजनेसमैन है वो, तो इस बिजनेसमैन के नाते वो सिर्फ अपनी पार्टी का सेंटीमेंट नहीं बता रहे थे, वो जी। एक बिजनेस कम्युनिटी का सेंटीमेंट भी बता रहे थे। हुँ, बिजनेस कम्युनिटी में ये सेंटीमेंट है, ये सोच बन गई है कि अब कैसे बिजनेस करेंगे इस हालत में, कैसे हुँ, कारोबार करें, हम भी शिफ्ट कर जाए, बच्चों को तो लोग बाहर भेज ही दे रहे हैं, खुद भी जो बिल्कुल। बिजनेस है उसको शिफ्ट करें और दूसरी जगह चले जाए, कोई छोटा मोटा कारोबार करें। कितने ही लोग इसी तरह से तो शिफ्ट हुए थे, इसी तरह से तो सारा बिजनेस उठ करके दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में चला गया था। तो हुँ, ये फिर वापस वही स्थिति आ रही है। ये कानून व्यवस्था का एक प्रश्न है ज्ञानेश्वर जी, जिस पर हम लोग प्राइमरली चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही खराब है। आम आदमी का जीवन संकट में है, राह चलते किसी की हत्या कर दी जा रही है, किसी की भी हत्या कर दी जा रही है, और इसका कारण वो है जो हम लोग पहले बहुत एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं, हथियारों की बहुत सहज रूप से उपलब्धता, बिल्कुल। गोलियों की बहुत सहज रूप से उपलब्धता, कि एक नौजवान, हम कल कल परसों की घटना, अरवल की घटना कब की है, जब एक युवक ने उसकी अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और खुद जाकर के गोली मार ली। तो ये हाँ, अक्सर होती तो रहती है। बिल्कुल। तो ये घटनाएं जो हैं, ये हथियार इतनी आसानी से उपलब्ध है कि लोग मार रहे हैं, मर रहे हैं। तो एक तो ये कारण, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये एक अलग एक पक्ष है इसका। और दूसरा बड़ा लार्जर पक्ष है सरकार के इकबाल का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, सरकार के राजनीतिक प्रशासन का। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक होता है तो सख्ती हो जाती है, चारों तरफ क्राइम पर रोक लग जाते हैं, सब चीजें जो है काबू में कर दी जाती है। आज चुनाव नजदीक आया है तो सब चीजें बेलगाम हो गई, हुँ, अपराध ज्यादा बढ़ गया। तो क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ कोई जानबूझ करके साजिश कर रहा है, ये ढील दे रहा है कि नहीं? भाई नीतीश कुमार अशक्त हो गए हैं, हम लोग ये कह रहे हैं हुँ, कि नीतीश कुमार सक्षम नहीं है अब मानसिक रूप से सरकार संभालने में, लेकिन किसी को तो डेलीगेट किया है पावर उन्होंने, बिल्कुल, बिल्कुल। और डेलीगेट किया, वो क्या कर रहा है? वो भी इसी तरह से अशक्त हो गया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? हमको ध्यान है ज्ञानेश्वर जी, आपको भी खूब ध्यान होगा, 1997 में देंग सियाओपिंग मरे थे, चीन के जी। राष्ट्रपति। मरने के पहले महीनों तक वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उनके हुँ, प्रधानमंत्री ली पिंग और बाद में जो उनके उत्तराधिकारी बने जियांग जेमिन, वो सरकार चलाते थे। लेकिन बिल्कुल। कोई व्यवस्था तो नहीं हुई थी ना। जिसको हुँ, आपने डेलीगेट किया है, आप मुखिया हैं, आप शारीरिक रूप से भी बीमार हो गए, मान लीजिए बीमार हो जाता है आदमी, तो प्रशासन नहीं चलता है। जी। और जिसको जिम्मा दिया गया है, ये उससे भी पूछना चाहिए। नीतीश कुमार पर तो बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता तो नीतीश कुमार को चुनी हुई है, तो उन्हीं से हुँ, पूछेगी। लेकिन उनका पावर जिन लोगों को डेलीगेट हुआ है, जिन रिटायर्ड अधिकारियों को हुआ है, जिन नेताओं को हुआ है, जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, जो डीजीपी हैं, उन तमाम लोगों से भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। अब उन सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? वो सब लोग तो ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं चले गए हैं ना। बिल्कुल, तो देखिए ज़िम्मेवारी तो बनती है और नीतीश कुमार को स्वयं के बारे में फैसला कर लेना चाहिए कि उनसे राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि स्थितियां 2005 के पहले की तरह हो रही है और यदि इसी तरीके से वारदात होती रही तो शाम को सांझ ढलने के पहले घरों में कैद हो जाना होगा और घरों से माता पिता का फोन आएगा कि कब घर आ रहे हो। जल्दी आ जाओ। हाँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो स्थिति ठीक नहीं है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।